हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अरविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं अरविंद ठाकुर क्लासेस। देखिए, आज की वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं आपको प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये टॉपिक 11th क्लास का टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता था, लेकिन आजकल यह नीट एग्जाम में और जेईई मेन एग्जाम में इस सेक्शन से रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है। इनफैक्ट जेईई एडवांस में भी आ रहा है। जेईई मेन एग्जाम आपको 27 शुरू होने वाला है। मैं बहुत लेट से वीडियो बना रहा हूं, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। जेईई मेन एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी और नीट वाले के लिए भी। इसलिए आप सब जितने भी जेईई मेन 2024 के फर्स्ट फेज के स्टूडेंट्स है, प्लीज इस वीडियो को पक्का देख लीजिएगा। इससे कंफर्म आपको आएगा 4 मार्क्स मिनिमम, 8 मार्क्स तक भी आ सकता है, 2 क्वेश्चन भी आ सकता है, एक तो श्योर आएगा। इत्मीनान से आप सब सुनो। इसमें बहुत सारा थ्योरी है, लेकिन मैं कंक्लूजन के तौर पे आपको बताऊंगा क्या क्या होगा, टू द पॉइंट। आप इस 1 घंटे के वीडियो में आपका कंप्लीट सेक्शन हो जाएगा। गौर से देखो आप। मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप नेचुरल सोर्स से एक्सट्रैक्ट करो या उसको आप लेबोरेटरी में बनाओ, मींस सिंथेसिस करो। दोनों ही केसेस में उसके अंदर इंप्योरिटीज आ जाता है। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्यूरिफिकेशन बहुत जरूरी है। अब प्यूरिफिकेशन के हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं, और जो प्यूरिफिकेशन के जो मेथड्स होता है वो हमेशा हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और उसके अंदर जो इंप्योरिटीज है दोनों के नेचर पे बेस्ड होता है। प्यूरिफिकेशन के हमारे पास जनरल जो मेथड है वो है पहला सब्लिमेशन। सब्लिमेशन टेक्निक क्या होता है? सब्लिमेशन के मीनिंग जो सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज, उसको हम लोग उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं, और उस सब्सटेंस को सब्लिम बोलते हैं। सब्लिमेबल भी बोलते हैं और उसको वोलेटाइल भी बोलते हैं। अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट लिक्विड फेज, तो उसको वो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, और उस कंपाउंड को बोलते हैं सब्लिमेबल कंपाउंड। सब्लिमेबल कंपाउंड, राइट। तो अगर किसी कंपाउंड का, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद सब्लिमेबल है, मींस सब्लिमेशन उसका होने वाला है, मींस और सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, और उसका जो इंप्योरिटीज है वो अगर नॉन सब्लिमेबल है, तो उस केसेस में हम लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में, लेकिन अभी इतना समझो। सब्लिमेशन नेचर के बेसिस पे हम लोग जब प्यूरिफाई करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। इस मेथड को तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्लिमेबल हो, मींस सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन उसका इंप्योरिटीज नॉन सब्लिमेबल हो, तभी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, राइट। दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। यह क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीटली सॉलिबिलिटी पे बेस्ड होता है। मींस अगर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसका इंप्योरिटीज दोनों का सॉलिबिलिटी अलग अलग है, तो इस टेक्निक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसके इंप्योरिटीज का सॉलिबिलिटी किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के टुवर्ड्स अगर डिफरेंट है, तो उस केसेस में हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में जनरली हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व करते हैं। ऐसे वाटर में हमारा एक पोलर सॉल्वेंट है, तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत कम डिजोल्व होता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा करके उसको डिजोल्यूशन को बढ़ाते हैं। फिर आगे क्या क्या कैसे कैसे करते हैं सब मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इतना बता रहा हूं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस सॉल्युबिलिटी डिफरेंस पे बेस्ड है। हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस पे बेस्ड है। तीसरा है डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टिलेशन हमारा प्रोसेस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड है। मींस हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसका इंप्योरिटीज है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस है, तब हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस का 3 टाइप है। एक है सिंपल डिस्टिलेशन, एक बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रोसेस, और एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। ये 4 तरीका से हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन का सिंपल मीनिंग होता है बॉइलिंग। किसी लिक्विड को आप बॉइल करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है डिस्टिलेशन। अब सिंपल डिस्टिलेशन हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो लिक्विड मिक्सचर है, मींस इंप्योरिटीज और ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस हो, उस केसेस में हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा डिटेल में आगे। सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस में डायरेक्टली हम लोग
लिक्विड मिक्सचर को हीट करते हैं और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है पहले वेपराइज हो जाता है, उस वेपर को अलग वेजल में हम लोग स्टोर कर लेते हैं, फिर उसको कंडेंस करके सेपरेट कर लेते हैं। और जैसे हमारा क्लोरोफॉर्म जिसका बॉइलिंग पॉइंट 334 केल्विन है और एनिलीन जिसका बॉइलिंग पॉइंट 457 केल्विन है, इनके बॉइलिंग पॉइंट में 100 यूनिट के आसपास डिफरेंसेस है। तो इस तरह के लिक्विड को सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम लोग आराम से सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा डिस्टिलेशन का है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली जेईई मेन में आता है और इस बार भी आएगा। सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस किस केस में यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस में यूज करेंगे, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर किस में यूज करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन कहां पे यूज करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए इसी को ध्यान से सुनो आप सब। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस जो हमारा है, इसको एक तरह से मैं आउटलुक आपको देख रहा हूं सिंपल, फिर बाद में एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस तभी यूज करते हैं जब हमारे जो मिक्सचर है मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसका इंप्यूरिटीज जो है दोनों ही लिक्विड है और उनके बॉइलिंग पॉइंट पे अगर बहुत कम डिफरेंसेस है मींस 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस अगर है इस लेवल में, तब उसको उस केसेस में हम लोग लिक्विड को डायरेक्ट हीट करके सेपरेट ही कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट का मिक्सचर में जो दोनों कंपोनेंट लिक्विड के रहेंगे दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत स्मॉल डिफरेंस रहेगा, इसलिए दोनों एक पाला जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है अगर उसका बॉइलिंग शुरू होगा उसके विद इन कुछ मिनट्स बाद दूसरे का भी बॉइलिंग शुरू हो जाएगा और फिर दोनों का वेपर एक साथ आ जाएगा, फिर उनके वेपर को सेपरेट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा और उस केसेस में हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्या मैकेनिज्म है मैं डिस्कस करूंगा आगे, लेकिन अभी मैं मोटा मोटी तौर पे बता रहा हूं। मींस प्राइम एफिशिएंसी आप तीनों ही चारों जो प्रोसेस है डिस्टिलेशन का उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। सिंपल डिस्टिलेशन तब यूज करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन और ओनली डिस्टिलेशन भी बोला जाता है दोनों को। सिंपल डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन प्रोसेस तब यूज करेंगे जब लिक्विड कंपोनेंट जिनको सेपरेट करना है, सेपरेटिंग जो लिक्विड हमारा है उनके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब यूज करेंगे जब उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस क्या होगा, कम होगा, तब यूज करेंगे। और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर का भी यूज करेंगे, ये तब हम लोग यूज करेंगे जब हमारे लिक्विड कंपोनेंट्स का मींस जो हमारा मिक्सचर है जिसको सेपरेट करना है मींस प्यूरिफाई करना है मींस हमारे इंप्यूरिटी और ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अगर वेरी हाई है, बॉइलिंग पॉइंट अगर वेरी हाई होगा तो उसको हम लोग रिड्यूस्ड प्रेशर पे डिस्टिलेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि हाई बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से उतना बॉइलिंग उस टेम्परेचर को हम लोग अचीव नहीं कर सकते हैं या उस टेम्परेचर को तक बॉयल करने में बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी खर्च होगा, तो उसको हम लोग करते क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट को उनका कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज करने का क्या तरीका है, तो लिक्विड के अब जो प्रेशर होता है प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि आप सबको पता है किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। तो अगर लिक्विड के अब जो एटमॉस्फेयर होता है उसके प्रेशर को आर्टिफिशियली अगर प्रेशर को डिक्रीज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली हमारे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर करते हैं उसको जब हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे लिक्विड कंपोनेंट्स का। तब एक है स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस, इस प्रोसेस को तब यूज करते हैं जब हमारा लिक्विड स्टीम पास कराने से ही वेपराइज हो जाता है मींस बॉइल करने लगता है। उस तरह के लिक्विड को अगर सेपरेट करना होगा, प्यूरिफाई करना होगा, तब हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं। यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन से हम लोग स्टीम पास कराते हैं, वाटर का वेपर पास कराते हैं और वाटर के वेपर की वजह से ही वो हमारा लिक्विड वेपराइज होता है, बॉयल करने लगता है और फिर उसको हम लोग डिस्टिलेशन कर लेते हैं। तो इस सभी प्रोसेस को मैं वन बाय वन करके बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटी तौर पर आपको बताया। इसके बाद डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है। यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि सॉल्वेंट, प्रॉपर सॉल्वेंट का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक कंपाउंड को और उसकी इंप्यूरिटी से सेपरेट कर देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। एक ऐसा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जहां पर हम लोग सॉल्वेंट को यूज करके सॉल्वेंट को से डिफरेंशिएट करके इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के यूज करके भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई कर सकते हैं और मोर देन वन कंपोनेंट को सेपरेट भी कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी जो नेम आया क्रोमा, क्रोमा से क्रोमेटोग्राफी बना। क्रोमा का मीनिंग कलर, ग्रीक वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है कलर और उसी से बना है क्रोमेटोग्राफी। क्योंकि इस क्रोमेटोग्राफी मतलब टेक्निक को फर्स्ट टाइम यूज किया गया था
कलर्स को सेपरेट करने के लिए, प्लांट से जो कलर मिला था, कलर वाला कलर्ड कंपाउंड, उसके अलग अलग कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले यूज किए थे। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। ओके, तो यह हमारा एक मोटा मोटी तौर पे 5 मेथड्स है जिससे हम लोग प्यूरिफाई करेंगे अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को। अब इसके 1 by 1 प्रोसेस को लेकर के मैं चल रहा हूं और उसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो देखो बाबू, सब्लिमेशन प्रोसेस में करते क्या है। सब्लिमेशन हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं, जूनियर क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो। कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासेस थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सॉलिड, जब कोई सॉलिड को हीट करते हो, हीट करने पे डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड फेज जाते हुए, तो प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। मींस कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासेस थ्रू लिक्विड फेज इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इस सब्लिमेशन टेक्निक का हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं? इस सब्लिमेशन टेक्निक का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्यूरिफिकेशन में, तो उस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस यूज कब करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई है, मींस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब्लिमेशन यूज कब करेंगे। सब्लिमेशन यूज तब करेंगे जब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो, सब्लिमेबल हो ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्लिमेबल हो, और उसका इंप्यूरिटीज जो हो क्या हो, नॉन सब्लिमेबल हो। मींस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इंप्यूरिटीज है वह सब्लिमेशन प्रोसेस फॉलो नहीं करता हो, मींस वह सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट नहीं होता हो। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता हो तभी यूज करेंगे। अब इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करेंगे, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा सब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, इंप्यूरिटीज बचा रह जाएगा, एंड इस तरीके से हम लोग अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई कर लेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन सब्लिमेशन तब यूज करेंगे जब इंप्यूरिटी हो नॉन सब्लिमेबल और ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सब्लिमेबल। और नेक्स्ट मेथड इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हम लोग कभी यूज करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस तब यूज करते हैं जब हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में हो और ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसकी इंप्यूरिटीज के बीच में लार्ज डिफरेंस हो सोलिबिलिटी में। किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के टुवार्ड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर पार्शली सोल्यूबल है और इंप्यूरिटीज मोर सोल्यूबल है, तभी इस मेथड को हम यूज करते हैं। क्लियर? इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ कंपाउंड एंड इट्स इंप्यूरिटीज इन ए सुटेबल सॉल्वेंट। सबसे पहले इसे यहाँ पे करते क्या हम लोग, इम्प्योर हमारा जो कंपाउंड है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इंप्यूरिटीज है, इसको सॉल्वेंट में डालते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज पार्शली सोल्यूबल, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड उस सॉल्वेंट में पार्शली सोल्यूबल है लेकिन इंप्यूरिटीज कंप्लीटली सोल्यूबल है। सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन में हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत कम डिजॉल्व हुआ है, इसलिए इसको हीट करेंगे। हीट करने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, ज्यादा डिजॉल्व होगा, हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो भी डिजॉल्व हो जाएगा और डिजॉल्व होकर के सैचुरेट सॉल्यूशन फॉर्म करता है। वही सैचुरेट सॉल्यूशन जो आयनिक मीडियम में आप पढ़े हो, केएसपी, जहां पे आयनिक प्रोडक्ट के कंसेंट्रेट आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जब केएसपी जब आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल होता है या आयनिक प्रोडक्ट केएसपी के इक्वल होता है तो बोलते हैं सॉल्यूशन हमारा सैचुरेट है। सॉल्यूशन अब सैचुरेट हो गया है, अब उसको कूल कर देते हैं। जैसे टेम्परेचर डाउन कीजिएगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा तो जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें डिसॉल्व हुआ था उसका प्रिसिपिटेशन शुरू हो जाएगा, मींस क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाएगा। मींस यहाँ पे एक तरह से प्रिसिपिटेशन का प्रिसिपिटेट फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। मींस हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा, मींस क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाएगा। और उस मिक्सचर को हम लोग फिल्टर में डाल करके अपने क्रिस्टल को अलग कर लेंगे सॉलिड को, और जो लिक्विड पार्ट रहेगा जो फिल्ट्रेट रहेगा वो अलग हो जाएगा। इस तरीका से इंप्यूरिटीज और हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट हो जाता है। इसको थोड़ा पिक्टोरियल डायग्राम में देख लो। ये इंप्यूरिटीज है, सॉरी इम्प्योर सॉलिड है, इस वेसल में मैं लिया हूं, इसमें सॉल्वेंट को ऐड किया। सॉल्वेंट ऐड करने के बाद हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डिजॉल्व हो गया। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कम डिजॉल्व होगा, इंप्यूरिटी ज्यादा डिजॉल्व हुआ है। फिर उसको हीट करने पे सैचुरेट सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। अब ये डिजॉल्व इन सॉल्वेंट हो गया, मींस सैचुरेट सॉल्यूशन फॉर्म हो गया है। अब हम लोग जब कूल करेंगे अपने सॉल्यूशन को, तो सॉल्यूशन को कूल करने का मिनिमम टेम्परेचर जब डिक्रीज करेंगे तो केएसपी डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो हमारा
जो सॉल्यूट सॉलिड सॉल्यूट जो डिजॉल्व था, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिजॉल्व था, उसका सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी कम होगा तो क्या होगा, प्रिसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। आप सबको पता है कि आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू जैसे ही Ksp के इक्वल होता है वैसे ही प्रिसिपिटेशन शुरू हो जाता है। इसलिए जैसे ही आप पहले टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व होगा, और डिजॉल्व होकर सेचुरेट सॉल्यूशन फॉर्म कर लेगा। मीन्स आयनिक प्रोडक्ट Ksp के इक्वल हो जाता है। आयनिक प्रोडक्ट Ksp के इक्वल हो जाएगा। लेकिन जब टेम्परेचर हम लोग डाउन करेंगे, जब कूल करेंगे, तो आयनिक प्रोडक्ट तो उतना ही रहेगा, बट Ksp का वैल्यू कम हो जाएगा। Ksp का वैल्यू कम होने का मीनिंग हुआ, जब आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू Ksp से कम हो जाएगा तो क्या होगा जी, प्रिसिपिटेशन शुरू हो जाता है, और इस तरीका से हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिसिपिटेट हो जाएगा, क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाएगा। मीन्स इस तरह से आप प्रिसिपिटेशन हो जाएगा, मीन्स क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो पूरा हमारा सॉल्यूशन है जिसमें क्रिस्टल भी है और सॉल्यूशन भी है, उसको हम लोग इस तरीका से कोनिकल फ्लास्क लेंगे, ऊपर से फिल्टर लगा देंगे और इसमें इसको हम लोग डालेंगे। तो यहाँ फिल्टर लगा हुआ है, ऊपर फिल्टर है। अब जितना भी हमारा सॉलिड होगा क्रिस्टल ऊपर रह जाएगा, और इसमें फ्लास्क के अंदर क्या चला जाएगा, फिल्ट्रेट, जिसको हम लोग मदर लिक्योर भी बोलते हैं। इसके अंदर सॉल्वेंट रहेगा और जो इम्प्यूरिटीज रहेगा वो रहेगा। इम्प्यूरिटीज और सॉल्वेंट को मदर लिक्योर बोलते हैं। वो फ्लास्क के अंदर आ जाएगा, और फ्लास्क के ऊपर जो हम लोग ये जो कोन लिए हुए हैं, जो फिल्टर पेपर लगाए हुए हैं, इसके ऊपर रह जाएगा हमारा सॉलिड। तो इस तरीका से सॉलिड और इम्प्यूरिटीज दोनों सेपरेट हो गया, राइट। इस प्रोसेस में कभी कभी कुछ कलर्ड कंपाउंड भी प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग चारकोल का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा एक्टिवेटेड जो चारकोल होता है वह अपने सरफेस पे कलर पिगमेंट्स को अट्रैक्ट कर सकता है। जब किसी सॉलिड बॉडी के सरफेस पे कोई मोलेकुलर स्पेसीज अट्रैक्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग एडजॉर्प्शन बोलते हैं। हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल भी इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसेस में कभी कभी। एक्टिवेटेड चारकोल क्योंकि अपने सरफेस पे मोलेकुलर स्पेसीज मींस कलर पिगमेंट्स को अट्रैक्ट कर सकता है, जिसको हम लोग एडजॉर्प्शन बोलते हैं। एडजॉर्प्शन, किसी सॉलिड के सरफेस पे जब कोई मोलेकुलर स्पेसीज अट्रैक्ट होता है तो उस प्रोसेस को एडजॉर्प्शन बोलते हैं। जैसे आप वाल पे, यहीं पे वाल है, इस वाल पे आप पेंट किए हो, तो ये पेंट है वाल के अंदर नहीं गया। अगर आप देखोगे इस पेंट को हटा करके तो ब्रिक्स के अंदर पेंट नहीं गया है, पेंट हमारा ब्रिक्स के बाहर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वाल या ब्रिक्स एडजॉर्ब पेंट, मीन जो हमारा वाल है ये पेंट को एडजॉर्ब कर रखा है, अपने सरफेस पे रखा है। जब कोई सॉलिड बॉडी किसी मोलेकुलर स्पेसीज को अपने सरफेस पे अट्रैक्ट कर रखता है तो उस प्रोसेस को एडजॉर्प्शन बोलते हैं। और जब कोई सॉलिड बॉडी किसी मोलेकुलर स्पेसीज को अपने पूरे वॉल्यूम में अट्रैक्ट कर लेता है तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। मींस एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन दो अलग अलग फिनोमेना है। किसी सॉलिड बॉडी के सरफेस पे अगर कोई मोलिकुलर स्पेसीज अट्रैक्टेड है तो उसको बोलेंगे एडजॉर्प्शन, और पूरे वॉल्यूम में अगर मोलिकुलर स्पेसीज अट्रैक्टेड है तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। लाइक स्पॉन्ज एब्जॉर्ब्स वाटर, स्पॉन्ज को वाटर में डालोगे तो पूरे वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, मींस वाटर स्पॉन्ज के अंदर भी रहेगा, स्पॉन्ज के सरफेस पे भी रहेगा। लेकिन वही अगर वुड पे पेंट करते हो तो पेंट वुड के सरफेस पे रहता है, उसके अंदर नहीं जाता है, तब बोल सकते हो वुड एडजॉर्ब्स पेंट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो कभी कभी हमारे इस इम्प्यूरिटीज में कलर पिगमेंट भी रहता है, तो उसको हटाने रिमूव करने के लिए हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चारकोल अपने सरफेस पे कलर को अट्रैक्ट कर सकता है। ओके, तो यह था हमारा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। इस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करते हैं। कब? जब हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड हो और साथ में हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड उसकी इम्प्यूरिटीज के सोल्युबिलिटी में लार्ज डिफरेंस हो। कभी कभी सोल्युबिलिटी में डिफरेंस बहुत स्मॉल होता है। जब सोल्युबिलिटी में डिफरेंस स्मॉल होगा तो उस केस में इस प्रोसेस को कई बार रिपीट करना पड़ेगा क्लियर प्यूरिफिकेशन के लिए। हम लोग का नेक्स्ट मेथड है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मीनिंग क्या होता है?
डिस्टिलेशन का मीनिंग होता है बॉइलिंग, सिंपली बॉइलिंग। डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसको हम लोग यूज करके दो ऐसे लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस रहता है। मीन्स कोई ऐसा दो लिक्विड का मिक्सचर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस है, तो उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस को हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि डिस्टिलेशन के कई सारे टाइप है। जो मैं आपको बताया था डिस्टिलेशन में, जो अभी डिस्टिलेशन में पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअल में यह सिंपल डिस्टिलेशन है, सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को हम लोग तभी यूज करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करने के लिए तब डिस्टिलेशन यूज करते हैं जब ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लिक्विड हो और उसका इंप्योरिटीज भी लिक्विड हो। जब दोनों लिक्विड हो तब इस्तेमाल करते हैं, और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, मीन्स 100 यूनिट के आसपास होना चाहिए। जैसे हम लोग क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का जो मिक्सचर है, इसके लिए सिंपल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें करते क्या है कि हम लोग लिक्विड का मिक्सचर लेते हैं जिसको हम लोग प्यूरिफाई करना है। जिसे हमें एक राउंड बॉटम फ्लास्क में लिक्विड मिक्सचर ले लिए और जिसको हम लोग को प्यूरिफाई करना, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिए जिसको प्यूरिफाई करना है। इस मिक्सचर में दोनों लिक्विड है, दो लिक्विड है, इनको हमें सेपरेट करना है। अब इसको ये सब सेटअप आप देख रहे हो, एक कलम लगा हुआ है, इसको हम हैंग कर दिए। ये राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिए, इसके पास भुनसन बर्नर ले लिए, यहाँ पे इसको हीट करते हैं हम लोग। इससे ऊपर से थर्मामीटर हम लगा देते हैं और यहाँ से एक पाइप निकाल दिए जिसको हम लोग ले जा करके दूसरे एक फ्लास्क में डाल देते हैं उसको, और इस पाइप के ऊपर से कंडेंसर होल्ड लगा देते हैं। कंडेंसर किस तरह से काम करता है मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग हीट करते हैं इसको। जब हीट करेंगे तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लो है वो पहले वेपराइज होगा, मीन्स पहले बॉइल करना शुरू करेगा। डिस्टिलेशन के मीनिंग बॉइलिंग होता है, वो पहले बॉइलिंग करना शुरू करेगा। अब बॉइल करना शुरू करेगा, जैसे क्लोरोफॉर्म एनिलीन के मिक्सचर को यहाँ पे अगर आप हीट करोगे तो क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट 334 केल्विन है और एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट 457 केल्विन है। तो पहले जैसे ही टेम्परेचर 334 के पास जाएगा वैसे ही हमारा क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग शुरू हो जाएगा, और क्लोरोफॉर्म बॉइल करेगा मीन्स वेपर बनना शुरू हो जाएगा। वेपर बन के इस तरह से ऊपर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और वो वेपर इस ट्यूब से होते हुए इस फ्लास्क में आना शुरू हो जाएगा। अब जब वेपर यहाँ से पास करता है उस दरमियान यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर में होता क्या है कि इस पाइप से गैस जा रहा है, हमारा जो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लो है उसका वेपर इससे जा रहा है, और उसके चारों तरफ हम लोग वाटर को सर्कुलेट कराते हैं। कंडेंसर में होता है पतली पतली पाइप्स रहता है, उसको हम लोग सर्कुलेट कराते हैं। तो यहाँ पे कोल्ड वाटर को सर्कुलेट कराते हैं। कोल्ड वाटर जो इस ट्यूब से वेपर जा रहा है, वेपर की हीट एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है, और कोल्ड वाटर ऑब्जर्व कर लेता है, और ऑब्जर्व करके कोल्ड वाटर हॉट वाटर बन जाता है और इस तरह से बाहर निकल जाता है। यहाँ से कोल्ड वाटर इंटर करता है, यहाँ से हॉट वाटर बाहर जाता है, और ये पूरा सेटअप कंडेंसर काम करता है। ये कोल्ड वाटर जब इससे पास करेगा तो इस ट्यूब से जो हमारा वेपर पास कर रहा है, मीन्स लो बॉइलिंग लिक्विड, जो हमारा जो लिक्विड वेपराइज हो रहा है, जो लिक्विड बॉयल कर रहा है उसका वेपर इस तरह से पास हो जा वेपराइज हो रहा है, और ये वेपर इससे होते हुए इस मतलब फ्लास्क में आ रहा है। तो इस वेपर की एनर्जी को ऑब्जर्व करके कोल्ड वाटर हॉट वाटर बन जाता है, और जब वेपर की एनर्जी ऑब्जर्व हो जाएगा तो वेपर हमारा क्या होगा, कंडेंस होने लगता है, और वेपर कंडेंस होकर के लिक्विड बनने लगता है। तो इस तरीका से हम लोग लिक्विड मिक्सचर को हीट करते हैं। जब हीट करेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो पहले वेपराइज होगा, पहले उसका बॉइलिंग शुरू होगा, और बॉइलिंग शुरू होते ही वो वेपर बन करके बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और उसके वेपर को कंडेंसर से पास कराते हैं, कंडेंसर उसको कंडेंस करके लिक्विड बना देता है, और इस तरीका से पूरा का पूरा वो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है वो लगभग यहाँ पे आकर के सेपरेट हो जाता है। मीन्स लो बॉइलिंग जो लिक्विड है वो यहाँ पे आ गया, और हाई बॉइलिंग पॉइंट और लिक्विड इस फ्लास्क में रह गया, और इस तरीका से हमारा दोनों लिक्विड सेपरेट हो जाता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा प्यूरिफाई हो गया। तो यह प्यूरिफिकेशन तब इस्तेमाल करेंगे जब ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसका इम्प्यूरिटी दोनों ही लिक्विड हो और उनके बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस हो। ओके, लेकिन होता क्या है कि एक बार में प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट होता नहीं है, इसलिए इस प्रोसेस को सेवरल टाइम्स हम लोग करते हैं और इस तरीका से प्यूरिफिकेशन को कंप्लीटली डन कर लेते हैं। ओके, तो यह हुआ सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस और डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो इस मेथड को हम लोग तब यूज करेंगे जिस समय हमारे
लिक्विड का, इस दोनों लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट का लार्ज डिफरेंस होगा तभी इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे दोनों लिक्विड कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट लगभग बराबर हो जाएगा तो उस केस में दूसरा मेथड यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो टेक्निक हमारा है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे लिक्विड्स कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में वेरी स्मॉल डिफरेंस होता है, उस समय यूज करते हैं। अब होता क्या है यहाँ पे, अब दो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट में स्मॉल डिफरेंस है उसको अगर आप डिस्टिलेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग हीट करोगे, दोनों एक साथ वेपराइज होना शुरू हो जाएगा, दोनों का बॉइलिंग साइमल्टेनियसली शुरू हो जाएगा। और वैसे केसेस में दोनों ही लिक्विड दोनों वेपर फॉर्म में आ जाएगा, दोनों को सेपरेट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस तरह के लिक्विड को जिनके बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस नहीं रहता है उसको हम लोग यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। वी यूज दिस मेथड व्हेन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज स्मॉल। लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जब स्मॉल होता है तो उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें होता क्या, इसमें करते क्या है कि सारे सेटअप उस तरह से पहले जैसा ही रहता है। यहाँ भी ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसके अंदर उस मिक्सचर को लेते हैं जिस मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है, मीन्स लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड। जिस लिक्विड को डिस्टिल्ड करना है मीन्स बॉयल करके सेपरेट करना है, उसको इस राउंड बॉटम फ्लास्क में लेते हैं। अब उसके बाद हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे इस फ्लास्क में एक कॉलम डाल देते हैं जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे हमारे मतलब ग्लास का बीड होता है। ग्लास का बीड का मतलब ग्लास छोटे छोटे टुकड़ा इस तरीके से रहता है, स्क्वायर प्लेट के फॉर्म में भी रहता है। बहुत सारे ग्लास के छोटे पार्टिकल्स इसमें भर देते हैं जिसको हम लोग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं, राइट। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इसी को बोलते हैं, छोटे छोटे ग्लास का टुकड़ा रहता है। अब इसमें ऊपर थर्मोमीटर लगा दिए हैं। अब हम लोग करते क्या है कि इस जो राउंड बॉटम फ्लास्क में हमारा जो लिक्विड है, जिसको लिक्विड मिक्सचर है, जिसके हमें सेपरेट करना है, उसको हीट करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हीटिंग नहीं होता, यहाँ पे हम लोग ऑयल बाथ के अंदर फ्लास्क रखते हैं। अब ऑयल बाथ के अंदर फ्लास्क क्यों रखते हैं, तो इसलिए क्योंकि ऑयल बाथ के अंदर फ्लास्क रखने से पहले ऑयल हीट होगा, उसके बाद ऑयल धीरे धीरे हीट एनर्जी प्रोड्यूस देगा किसको, इस मिक्सचर को। तो फिर मिक्सचर प्रॉपर्ली हमारा क्या होगा जी, बॉयल करेगा और हीट होगा। जिस तरह से हम लोग खाना पकाते हैं तो अगर कढ़ाई में अगर आप सब्जी को डाल करके अगर भुनना चाहते हो और उसमें ऑयल नहीं डालो तो क्या होगा, पहले या तो कढ़ाई जिसमें गर्म नहीं है तो आपने डाला तो कुछ नहीं होगा, जैसे ही आपका कढ़ाई गर्म होगा वो आपके सब्जी को या तो जला देगा वरना कच्चा रख देगा, वो पकाएगा नहीं, क्योंकि पकने के लिए हीट स्लोली देना पड़ेगा तभी पक सकता है। तो वही चीज यहाँ भी है, ऑयल बाथ पहले हीट एनर्जी ले लेता है और फिर ऑयल धीरे धीरे हमारे फ्लास्क को एनर्जी देता है। इस वजह से हमारा फ्लास्क के अंदर जो लिक्विड है वो वेपराइज होता है, बॉयल होता है। अब यहाँ पे होता क्या है, दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो होगा कि बॉयल होगा मीन्स वेपर बनेगा, वेपर बनकर दोनों का वेपर ऊपर जाएगा। लेकिन जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो लिक्विड पहले वेपर बनेगा और वेपर बनकर ऊपर जाएगा, इस तरह से ऊपर जा रहा है। दूसरा लिक्विड जो हमारा है उसके बॉइलिंग पॉइंट में भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो कुछ मिनट बाद सेकेंड लिक्विड भी हमारा वेपराइज होना शुरू हो जाएगा, उसके वेपर जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि पहला वाले, जैसे अगर ट्यूब में हम लोग जो ग्लास का बीड डाले हुए, ग्लास के जो टुकड़े डाले हुए हैं जिसको हम लोग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं, इसका काम क्या है, अगर नहीं रहता तो डायरेक्टली वेपर पास हो जाता आराम से, लेकिन इसको यहाँ पर रख देने की वजह से प्रेशर क्रिएट करेगा। जब हमारा वेपर जाएगा, वेपर का टक्कर होगा इससे ग्लास के पार्टिकल से और इसकी वजह से हमारे वेपर के ऊपर प्रेशर डेवलप होगा। अब जो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वेपर पहले ऊपर गया, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका वेपर बाद में ऊपर जाएगा। तो होगा क्या कि ये जो हमारा हाइयर बॉइलिंग पॉइंट और लिक्विड का जो वेपर होगा वो जो ऊपर जाएगा, तो एक तो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से उसका टक्कर होगा जिसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा। ऊपर से जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला जो हमारा लिक्विड है उसका वेपर ऊपर है, तो इस वेपर की वजह से भी इस पे प्रेशर लगेगा। तो जो लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बीपी लिक्विड जो हमारा है, जो लो बीपी लिक्विड का जो वेपर्स होगा उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लगेगा। एक तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का प्रेशर, ऊपर से ऊपर वाले वेपर का प्रेशर, जिसकी वजह से बहुत सारे उसमें से जो हमारा वेपर है वो कंडेंस होकर फिर से लिक्विड बन जाएगा और आके फिर फ्लास्क में गिर जाएगा।
और हमारा जो लो बॉइलिंग जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला जो लिक्विड है, वो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला जो लिक्विड है उसका जो वेपर है ऊपर चला जाएगा। हालांकि उसका भी कुछ वेपर कंडेंस होकर के गिरेगा, लेकिन उसका मैक्सिमम वेपर हमारा पास कर जाएगा। और इस तरीका से कितना टेम्परेचर है उसको थर्मोमीटर से मेजर कर लेते हैं, और इस तरीका से जो वेपर है वो फ्रैक्शनरी कॉलम से निकल के इस ट्यूब में आ जाएगा और आकर के कंडेंसर से पास होते हुए फिर इस फ्लास्क में आकर गिर जाएगा। तो इस तरीका से यहाँ पे वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, मीन्स लिक्विड कंपोनेंट इस फ्लास्क में आ गया। मतलब फाइनली हुआ क्या प्रोसेस, तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वेपर पहले जाएगा और उसका कुछ वेपर इस तरीका से कंडेंस होकर लिक्विड बन के यहाँ पे गिर जाएगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका वेपरेशन बाद में होगा, इसलिए उनके वेपर के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से उनका मैक्सिमम वेपर लिक्विड बन करके आपका फिर से वेपर कंडेंस होकर के लिक्विड बन के फ्लास्क में गिर जाएगा। और इस तरीका से हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड इस फ्लास्क में रह जाएगा और लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला जो लिक्विड है वो वेपोराइज होकर के फिर यहाँ कंडेंसर से पास होकर कंडेंस होकर के लिक्विड बन के यहाँ पे आ जाएगा। और इस तरीका से दोनों कंपोनेंट सेपरेट हो जाएगा। हालांकि यह सेपरेशन एक बार में नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा हमारा लो बॉइलिंग लिक्विड जो है उसके भी बहुत सारे पार्टिकल्स, उसके वेपर बहुत सारे कंडेंस होकर इसके अंदर गिर जाएंगे, और कुछ हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला जो लिक्विड है उसके वेपर भी इसमें चले जाएंगे। और इस तरीका से इस लिक्विड के अंदर भी कुछ हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड भी चला जाएगा। तो एक बार में नहीं होगा, इस प्रोसेस को सेवरल टाइम्स रिपीट करेंगे, तब जाकर के हम लोग दोनों लिक्विड कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे। तो नट सेल मीन्स सारांश यह हुआ कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस तब यूज करेंगे जब दोनों लिक्विड कंपोनेंट के बीच में क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट में स्मॉल डिफरेंस हो। स्मॉल डिफरेंस तब यूज करेंगे यहाँ पे। और यह मैकेनिज्म क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का क्या काम है, इसका काम यह है कि यह वेपर के ऊपर प्रेशर डेवलप कर देता है, जिसकी वजह से हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला जो हमारा लिक्विड है उसके जो वेपर होते हैं उन पर प्रेशर बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एक तो इस कॉलम की वजह से प्रेशर, ऊपर से लो बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड का वेपर ऊपर चला गया है, तो उस वेपर का भी प्रेशर इस नीचे वाले वेपर पे लगता है, तो इस पे वेपर का भी प्रेशर, ऊपर से फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का प्रेशर, दोनों प्रेशर की वजह से लो बॉइलिंग लिक्विड के वेपर कंडेंस होकर फिर से लिक्विड बन जाते हैं। और हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले जो लिक्विड है उनके वेपर कंडेंस होकर के फिर से लिक्विड बन जाते हैं, और लो बॉइलिंग पॉइंट वाला जो हमारा लिक्विड है उसके जो वेपर्स होते हैं वह वेपर आराम से निकल जाते हैं इसमें से, और इस तरीका से इस कंडेंसर से पास होते हैं, फिर कंडेंसर की वजह से लिक्विड बन जाता है और लिक्विड बन के इस फ्लास्क में आकर के स्टोर हो जाता है, और इस तरीके से दोनों कंपोनेंट सेपरेट हो जाता है। फ्रैक्शनल, आपके एग्जाम में क्या पूछेगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक कहाँ इस्तेमाल करेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके ही हम लोग क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उस सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जिसमें हमारा गैसोलीन मिक्स पेट्रोल है, डीजल है, क्रियोसन है, कोल्टार है, वैसलीन है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको हम लोग क्रूड ऑयल से सेपरेट करते हैं इसी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके, राइट। अब अगला हमारा जो मेथड होगा वो होगा रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन। नेक्स्ट मेथड है हमारा रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन। रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन हम लोग कब करेंगे, ऐसा हमारा लिक्विड कंपोनेंट्स है, मीन्स में कंपाउंड और जो उसका इम्प्यूरिटीज है उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर वेरी हाई है तो उस केसेस में हम लोग रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट होने का मीनिंग हुआ आपको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, उस तरह का फ्लास्क लेना पड़ेगा जितना टेम्परेचर को, मतलब उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सस्टेन कर सके, तो काफ़ी कॉस्टली अफेयर हो सकता है, और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होने के बाद उसको हम लोग अचीव भी करने में मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग करते क्या है कि प्रेशर को रिड्यूस करके बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज कर लेते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करके फिर डिस्टिलेशन करते हैं। अब प्रेशर को रिड्यूस करके बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिक्रीज करेंगे, तो तुम सबको पता है कि कोई भी लिक्विड हमारा है, कोई लिक्विड किस टेम्परेचर बॉइल करता है, जैसे ये लिक्विड है, इस लिक्विड को जब आप हीट करते हो तो लिक्विड के जो वेपर्स होते हैं, लिक्विड का वेपर, और पहले से एटमॉस्फेयर में हमारा जो
एयर है उसके वजह से प्रेशर है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, और हमारा लिक्विड के वेपर का प्रेशर। तो जब लिक्विड के वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल हो जाता है तभी बोलते हैं कि हमारा लिक्विड बॉयल कर रहा है। मीन्स किसी लिक्विड के वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब इक्वल होता है तब हमारा लिक्विड बॉयल करता है। तो अगर आप एटमॉस्फेयर के प्रेशर को कम कर दोगे तो आपका लिक्विड लोअर टेम्परेचर पे ही बॉयल करने लगेगा। क्यों? क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे ही जो वेपर होगा उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, और इस तरीका से लिक्विड हमारा लोअर टेम्परेचर पे बॉयल करना शुरू कर देगा। हम लोग पढ़े भी हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, आगे तुम सब पढ़ेगा भी, और सॉल्यूशन चैप्टर में आप पढ़े भी हो कि अगर एटमॉस्फेयर के प्रेशर को कम कर देंगे तो हमारा लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। जैसे वाटर हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बॉयल करता है, कब? जिसमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm है। अगर इसी वाटर को आप लेकर चले जाओ हाई एल्टीट्यूड पे, जैसे आप माउंट एवरेस्ट पे लेकर चले जाओगे, तो वहां पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से घट करके कितना हो जाएगा? 60 डिग्री के आसपास हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। इसे लोअर टेम्परेचर पे ही हमारा लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है। सेम प्रिंसिपल यहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं। अब पॉइंट है कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पे किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि आर्टिफिशियली यहाँ पे प्रेशर को कम कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखो राउंड बॉटम फ्लास्क यहाँ भी है, इसमें हम लोग उस लिक्विड को लिए हैं जिसको हमें सेपरेट करना है, मिक्सचर को लिए हैं जिसको हमें सेपरेट करना है। इनके दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई है। अब यहाँ पे प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे लगा हुआ है कैपिलरी टू रेगुलेट द प्रेशर। ये कैपिलरी यहाँ पे लगाए, स्टॉप कॉक लगाए हुए हैं, उसको कम बेस करके यहाँ से हम लोग जो लिक्विड के अब जो एयर है, इस बहुत सारे एयर को बाहर निकाल लेते हैं। जब लिक्विड के अब एयर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस प्रेशर कम हो जाएगा। अब इस लिक्विड मिक्सचर के बाद प्रेशर कम हो गया, तो अब इसके वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या और डिक्रीज हो जाता है। अब ये लोअर टेम्परेचर पे ही बॉयल करने लगता है। अब बॉयल करने लगा, ये हीट किए तो जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले बॉयल करेगा और उसका वेपर बनेगा। वो वेपर इस तरह से होते हुए इसमें आएगा। हर जगह यहाँ पे हम लोग कॉर्क लगाए हुए हैं क्योंकि हमें प्रेशर को रेगुलेट करना है, क्योंकि बाहर से अगर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में और लिक्विड आ जाएगा तो फिर लिक्विड के अब एटमॉस्फेयर का प्रेशर ही हो जाएगा। इसलिए सब जगह कॉर्क लगाए हुए, पैक किए हुए हैं हम लोग। तो फिर इस तरीका से इस कैपिलरी ट्यूब को भी, इस कैपिलरी को यूज करके हम लोग प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। कैपिलरी ट्यूब का मतलब होता है वेरी फाइन ट्यूब, जिसकी हेल्प से हम लोग प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। कैसे रेगुलेट करेंगे? तो यहाँ पे इस लिक्विड के अब तो एयर है, अभी एयर है तो एयर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, लेकिन इसमें से बहुत सारे एयर अगर हम लोग निकाल देंगे तो लिक्विड के अब प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो गया तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है। अब लोअर टेम्परेचर पे ही हमारा लिक्विड बॉयल करेगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा पहले बॉयल करेगा, उसका वेपर बनेगा, वेपर इस तरीका से कंडेंसर से पास करेगा और कंडेंसर से पास करके फिर लिक्विड बन के यहाँ पे गिर जाएगा। अब यहाँ पे प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए यहाँ भी हम लोग एक वैक्यूम पंप लगाए हुए हैं और इधर मैनोमीटर है जो प्रेशर मेजर करता है। वैक्यूम पंप से गैसेस को खींच करके हम लोग बाहर निकाल देते हैं और उसकी वजह से प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। और इस तरीका से जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो आपका वो पहले बॉयल करेगा और पहले बॉयल करके वेपर बनेगा, वेपर से कंडेंस होकर लिक्विड बन जाएगा और इस तरह से सेपरेट हो गया। तो इसको बोलते हैं डिस्टिल्ड लिक्विड बोलते हैं। तो इस तरीका से आपके जो मिक्सचर है, मिक्सचर में जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो रह जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो इसी राउंड बॉटम फ्लास्क में रह जाता है और इस तरीका से दोनों सेपरेट हो जाता है। इस टेक्निक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्लिसरॉल को सेपरेट करने के लिए। कहाँ से जी? स्पेंट लाई से। लाई किसको बोलते हैं? LYE, लाई। लाई का मतलब होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन, मींस KOH। पोटासियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को लाई बोलते हैं। स्पेंट का मतलब होता है यूज्ड लाई। स्पेंट का पास्ट टेंस है हमारा स्पेंट। स्पेंट लाई मींस यूज्ड लाई, मींस जो KOH इस्तेमाल हो चुका है। जब हम लोग सोप बनाते हैं, सपोनिफिकेशन मेथड, जब साबुन बनता है तो उसमें ग्लिसरॉल भी रहता है और स्पेंट लाई भी रहता है। इस स्पेंट लाई से हम लोग ग्लिसरॉल को जब सेपरेट करते हैं, मींस KOH से जब ग्लिसरॉल को सेपरेट करते हैं तो इस सेपरेशन में रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन टेक्निक का इस्तेमाल होता है। मींस ग्लिसरॉल का सेपरेशन स्पेंट लाई से
हम लोग रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन मेथड से करते हैं। ओके, थैंक यू। तो इस तरीका से डिस्टिलेशन कैसा प्रोसेस हुआ। अब एक बचा हुआ है हमारा, उसका नाम है स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस। स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस और इसके बाद और भी जो टेक्निक हमारा प्यूरिफिकेशन का है उसको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।